सो हेलो एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है मैकेनिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। नाउ, लास्ट टॉपिक्स में हमने बात करी थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में, और सेंटर ऑफ मास के बारे में, रेफरेंस फ्रेम के बारे में, लेबोरेटरी रेफरेंस फ्रेम के बारे में, और कोलिजन्स हमने काफ़ी अच्छे से पढ़े थे। अब उसी की एक एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ मास की, जो कि हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। नाउ, सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास पढ़ने से पहले हम एक बार पीछे का देख लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास तक ये सारी चीज़ें हुई थी: लेबोरेटरी सेंटर ऑफ मास, लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, 1D कोलिजन, 1D इलास्टिक कोलिजन, 1D इनइलास्टिक कोलिजन, 2D इलास्टिक कोलिजन, स्कैटरिंग एंगल के बारे में हमने फाइंड किया था, और थोड़े बहुत हमने PYQs देखे थे इसी टॉपिक से रिलेटेड। ना, आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल मास की। ना, वेरिएबल मास का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी अगर फिजिकल बॉडी विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर उसका मास चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसे हमने देखा है कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं या ऐसे कुछ तरह के मोशंस होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि मास भी चेंज होता है, ठीक है। तो अभी तक हम क्वांटम मैकेनिकली हमने नहीं देखा है कि वो वहाँ पे तो मास चेंज होगा ही। जैसे डेल्टा एम हम पढ़ेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों में होता है, जैसे न्यूक्लियर फिजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में, इन सब चीज़ों में होता है। लेकिन अभी हम क्लासिकल मैकेनिक्स को हम डील कर रहे हैं, तो उसमें भी हम कुछ ऐसे मोशंस देखते हैं जहाँ पर मास चेंज होता है, ठीक है। तो अब ऐसे मोशंस में आता है, फर्स्ट हमारे पास में है रॉकेट मोशन, ठीक है। तो रॉकेट मोशन पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए रॉकेट कैसे चलता है। रॉकेट का एक सिंपल सा फिनोमेना होता है रॉकेट मोशन का, कि आपके पास में एक तरीके का, ये देखिए इस फिगर के ज़रिए देखिए, रॉकेट का कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाइड हम बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए इसमें से हम एक ये चेम्बर होता है जिसको हम कंबशन चेम्बर बोलते हैं। ये रॉकेट का डायग्राम है, कंबशन चेम्बर होता है, ठीक है। इसमें से हम ऑक्सीडाइज़र डाल सकते हैं, फ्यूल डाल सकते हैं, जो भी होता है हमारे पास, अगर सॉलिड फ्यूल है या लिक्विड फ्यूल है। फिर ऑक्सीडाइज़र होता है जो उसको ऑक्सीडेशन करके और फिर कंबस्टिबल बनाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक चेम्बर होता है जिसमें से गैसेस बाहर आती हैं, ठीक है। तो ये गैस, ये नोज़ल होती है, यहाँ से गैसेस बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से गैसेस बाहर आती हैं, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, जब बहुत तेज़ पीछे की साइड से, अगर रॉकेट की, ये इसका फ्रंट साइड है, पीछे की साइड से बहुत तेज़ गैस निकलती हैं, तो एक थ्रस्ट मिलता है, ठीक है। जैसे हम अर्थ को हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं अपने पैरों से और हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से रॉकेट का भी यही मोशन होता है कि रॉकेट बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ गैसेस बहुत तेज़, इसको कहते हैं कि ऊजिंग आउट ऑफ गैसेस, वो होता है बहुत हाई स्पीड से, तो इसको आगे की तरफ थ्रस्ट मिलता है, तो इसकी वजह से ये चलता है। अब ठीक है, ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाया, अगर हम वर्टिकली देखें तो ये कुछ इस तरीके से होता है, देख सकते हैं आप। ये ऊपर कैसे बढ़ेगा, हवा में ऊपर कैसे जाता है रॉकेट, जब नीचे की तरफ गैसेस बहुत तेज़ स्पीड से बाहर आती है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो रॉकेट है इसका मास होता है कैपिटल एम, बड़ा एम इसका मास है, ठीक है। अब एक टाइम टी पर इसका जो मास है वो एम है, ठीक है। अब एक टाइम टी इंटरवल के दौरान टी एंड टी प्लस डेल टी, ठीक है। ये देखेंगे, ये एक इंटरवल है छोटा सा, और टाइम पीरियड क्या हुआ, डी टी। तो इस डी टी टाइम पीरियड में, या फिर हम कह सकते हैं इंटरवल टी टू टी प्लस डेल टी, भाई एक ही बात हो गई ये वाली,
इसके बीच में इसका जो मास निकला है बाहर, ठीक है, ये गैसेस का मास। अब देखिए यहाँ पे हमने गैसेस का मास भी कंसिडर किया, ये पूरा रॉकेट का मास है। रॉकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, उसका कंपोनेंट्स हैं, उसका जो भी हम सैटेलाइट व्हीकल्स देखते हैं, जैसे हम PSLV GSLV देखते हैं, वो सब कुछ है जो नीचे से ऊपर जा रहा है, वो है हमारा कैपिटल एम। इसमें गैसेस का भी मास इन्वॉल्व हो गया। अब टाइम के साथ में ये गैसेस का मास भी क्या होगा, रिलीज़ होगा, ठीक है। तो गैसेस का मास जैसे ही रिलीज़ हुआ तो इसको हम बोल देते हैं DM। नाउ DM मास निकल जाता है, हम इसको मान लेते हैं U स्पीड से। ये DM मास रिलीज़ हो रहा है U स्पीड से पीछे की साइड, ठीक है। और ये जो M मास है ये मूव कर रहा है, रॉकेट जो मूव कर रहा है वो है V स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे इसकी फर्दर देखते हैं। नाउ DM इज़ टाइम इंटरवल। DM जो मास है वो रिलीज़ हो रहा है किसके बीच में, टाइम इंटरवल TND प्लस DT, ठीक है, ये हमने देख लिया। नाउ वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मीन जो बाहर निकल रहा है वो गैस को हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट। इसको हम मानते हैं UR, मतलब हम रिलेटिव स्पीड इसकी देखेंगे। अब क्यों रिलेटिव स्पीड देखेंगे, देखिए ये है रॉकेट की स्पीड V तो जा रहा है आगे की डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम उसमें से U स्पीड से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, U स्पीड से गैसेस को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसकी रिलेटिव स्पीड हम इस तरीके से लिख सकते हैं UR इज इक्वल्स टू U माइनस P, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम हमारी डेरिवेशन पे आते हैं। ये तो मैंने डेरिवेशन पेंसिल से करके बताई थी सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर हम आते हैं हमारे मेन नोट्स पे। तो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट UR इज इक्वल्स टू U माइनस V, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू mdv/dt माइनस U माइनस V dm/dt। नो अब देखिए ये चीज़ क्या आई है, ये चीज़ आई है कि देखिए जो रॉकेट का मास है, रॉकेट का मोमेंटम चेंज है, ठीक है, पूरे रॉकेट का मोमेंटम चेंज है, वो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं dp/dt, पूरे रॉकेट का मास और रॉकेट की वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ ही चल रहा है हमारा। तो dp/dt जो है वो किसके इक्वल है, एक तो F एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल फोर्सेस रखे रॉकेट के ऊपर कौन कौन से लगेंगे, mg लगेगा। mg का फोर्स कैसे लगेगा, एक तो पहली बात हम रॉकेट को देख लेते हैं कि रॉकेट के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से ऐड कर रहे हैं। देखिए रॉकेट जा रहा है ऊपर डायरेक्शन में, तो ठीक है, तो नेट मोशन का है रॉकेट का अपवर्ड्स, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि रॉकेट हम उड़ा के हम नीचे की तरफ लाएंगे, रॉकेट को हमेशा ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ फोर्सेस ओवरकम करके जा रहा है। अब कौन से फोर्सेस ओवरकम करके जा रहे हैं, देखिए एक तो ये डाउनवर्ड फोर्स जो जिसको हम कहते हैं कि जो बैकवर्ड फोर्स है उस एग्जॉस्ट के गैसेस का, ठीक है, ये लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये भी हम कुछ ना कुछ हम ये फोर्स देखेंगे कि ये फोर्स क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही फोर्स होता है। तो इसकी जो वेलोसिटी जो चेंज होगी, जो हम कहते हैं UR, जो कहते हैं UR, तो इसकी वेलोसिटी का चेंज मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, DM होता है। अगर मास से चेंज करें तो DM, और चेंज क्या है DT। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसका डाउनवर्ड फोर्स एग्जॉस्ट का, देखिए ध्यान से देखिएगा कि कैसे लिखा है मैंने। और इसी के साथ में डाउनवर्ड डायरेक्शन किसका होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा mg, ठीक है। समझ पा रहे हैं पूरे, अगर इस रॉकेट के ऊपर देखें तो mg डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। चलिए अब ये हमने डाउनवर्ड फोर्स लगा दिया, तो ये टोटल फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, d/dt ऑफ mb, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ रॉकेट, पूरा रॉकेट इज इक्वल्स टू क्या है। अब ये कहाँ है, देखिए ये किस डायरेक्शन में फोर्स है, ये ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स है, ठीक है ना। ये रॉकेट का चेंज है, ये हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। m/v d/dt, ये फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। नीचे की डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो mg लगेगा और ये UR dm/dt, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। नाउ आगे हम क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे हमारी डेरिवेशन में। देखिए ये इक्वेशन हमारी F एक्सटर्नल इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं, तो सिर्फ हमारे पास बचता है ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड दिस इज रिएक्टिव थ्रस्ट ऑन रॉकेट ड्यू टू एग्जॉस्ट, ये हम पढ़ चुके। नाउ mdv/dt इज इक्वल्स टू mg प्लस UR dm/dt। अब UR हमने देखा है, UR क्या है, UR है हमारे पास में V माइनस U या फिर U माइनस V, ठीक है।
या u माइनस वी या v माइनस यू, इसको हम रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन के अंदर जैसे हमने रखा, देखिए ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिखी, वहाँ पे बहुत डायरेक्टली लिख रखा है चीज़ों को। देखिए एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एम जी माइनस यू आर डी एम बाई डी टी। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे है पॉजिटिव साइन दोनों तरफ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव कैसे होगा? देखिए जैसे ही ये वेक्टर का हटाते हैं हम, तो वेक्टर का मतलब हम डायरेक्शन इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, तो नीचे जैसे डायरेक्शन इंक्लूड करी तो वो इसकी डायरेक्शन के क्या है? अपोजिट है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि इसके डायरेक्शन की क्या है? ये अपोजिट है। तो जैसे ही ये अपोजिट है तो ये भी हो जाएगा माइनस एम जी, ये हो जाएगा माइनस यू आर डी एम बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए एम से ही इस पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड किया तो क्या बन जाता है? डी वी, और डी टी को इधर भेज दिया तो डी वी इज इक्वल्स टू माइनस एम से कैंसिल हो गया एम माइनस जी डी टी माइनस यू आर डी एम बाय एम। ठीक है, डी टी वापस में देखिए मल्टीप्लाई हुआ, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया। अब मैंने दोनों को दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लिया, तो जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखिए अब वापस नोट्स पे आ जाते हैं। देखिए ये आपको थोड़ा सा चेंज करके देखना पड़ेगा, मैंने वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने बताया, बाकी नोट्स आपको यही देखने। ठीक है, तो नाउ हम ये सेम चीज़ें देखिए, कुछ भी फ़र्क नहीं। अगर हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? v, इधर आ जाएगा v, जी डी टी बन जाएगा माइनस जी टी, यू आर आ जाएगा एज इट इज़ यू आर, डी एम बाई डी एम हो जाएगा लॉग ई एम प्लस सी। ठीक है, क्योंकि हमने लिमिट्स नहीं लगाई थी अभी तक, तो इसलिए हमको कांस्टेंट लॉ ऑफ इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे, टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे जब वो अर्थ पे था, v इज इक्वल्स टू वी ज़ीरो, मतलब v इज इक्वल्स टू वी नॉट, कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी ये रॉकेट की, और m इज इक्वल्स टू एम नॉट। ठीक है, हम ये समझ पा रहे हैं, t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे v इज इक्वल्स टू वी नॉट, m इज इक्वल्स टू एम नॉट। ठीक है, अगर इनको हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? v इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस जी टी, टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और माइनस यू आर लॉग ई एम बच जाएगा हमारे पास में, तो माइनस यू आर लॉग ई और एम नॉट प्लस सी। यहाँ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास में वी नॉट प्लस यू आर लॉग एम नॉट। ठीक है, इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को जैसे हमने पहले काफ़ी बार 12th क्लास में इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ निकाली हैं इन डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी तरीके से वापस इसको हम इसमें पुट करेंगे। देखिए क्या मिलता है हमको? v इज इक्वल्स टू माइनस जी टी एज इट इज़ माइनस यू आर लॉग ई एम एज इट इज़ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू v नॉट प्लस यू आर लॉग एम नॉट। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा ना? आगे हम ये देखते हैं कि v इज इक्वल्स टू वी नॉट, v इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस जी टी प्लस यू आर लॉग ई एम नॉट अपॉन एम, क्योंकि नेगेटिव में था तो ये एम नॉट अपॉन एम आ गया। तो ये है हमारी इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन वेलोसिटी की, जो बताती है सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास के या फिर रॉकेट मोशन के बारे में, कि इसकी वेलोसिटी हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन से देखिए हमको क्या पता लगता है कि जो ये v है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है। देखिए v क्या थी हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। ये जो v है ये किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से देखिएगा, v डिपेंड करती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी पे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, इस टाइम पे डिपेंड करती है क्योंकि g क्या है? g तो फिक्स होता है 9.8। t पर डिपेंड करती है, t पर डिपेंड करने के साथ साथ ये डिपेंड करती है m नॉट और m पे। ठीक है, तो मतलब इसकी क्वांटिटी जितनी बड़ी होगी, ठीक है, इस चीज़ की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, बड़ी कब होगी कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ कब बड़ी होगी? जब ये चीज़ बड़ी कब होगी? जब m नॉट और m में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मास रिलीज़ हो रहा है ना एग्जॉस्ट का, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो मास जब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा तब ही वो रॉकेट, मतलब जो ड्यूरिंग मोशन जो मास ऊपर लेके जा रहा है वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिड्यूस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जल्दी रिड्यूस होगा तब वो उतना थ्रस्ट लगा पाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। अगर वो बहुत धीरे धीरे रिलीज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो उतनी स्पीड से ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि जो टी है वो टाइम भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए।
टाइम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, टी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर टीम बड़ा हो जाएगा, देखिए वी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव है, अगर ये टी इंक्रीज़ कर देंगे तो वी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको मैं आपको टेक्स्ट के थ्रू बताता हूँ कि एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है। देखिए, स्पीड ऑफ बर्निंग फ्यूल मस्ट बी लार्ज इनफ सो इफेक्ट ऑफ जी बिकम्स स्मॉल। इससे हमारे पास मैक्सिमम हाइट होगी, टी मस्ट बी स्मॉल। ये तो हमने देख लिया। अब देखिए, ये बताता है ये देखिए, ये बताता है कि a glance at the expression for velocity v of the rocket will show that to obtain a higher value of rocket velocity we must have a higher exhaust velocity v, जो कि हमने देखा exhaust velocity v ज़्यादा होनी चाहिए। a higher value of m नॉट अपॉन m, देखिए ये जो m नॉट अपॉन m है इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, a higher loss of mass। देखिए, लॉस ऑफ मास कब ज़्यादा होगा, जब वो एम नॉट से एम पे पहुंचेगा तो उसका बहुत ज़्यादा मास रिलीज़ होना चाहिए। वही मैंने बताया था कि जो गैसेस निकलेगी वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलनी चाहिए। ठीक है, सो दैट द फाइनल मास ऑफ रॉकेट में बी वेरी मच स्मॉलर देन इट्स इनिशियल मास। ठीक है, यही हम देखते हैं जब भी सैटेलाइट मिशन होते हैं या फिर और कोई मिशंस होते हैं, चंद्रयान मिशन होते हैं, जब इसरो परफॉर्म करता है तो जो उसका फाइनल मास रह जाता है रॉकेट का वो बहुत ज़्यादा कम होता है और एग्जॉस्ट बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मास रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो यही इस टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अगर आपके पास डीएस माथुर है तो प्लीज़ आप ये चीज़ रेफ़र कर लीजिएगा। सिंपल ओवरऑल इसमें यही लिखा हुआ है, इतनी ज़्यादा डिटेल में थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। इक्वेशन से भी आप ये समझ सकते हैं कि वी किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी वो थी हमारे पास में वेरिएबल मास। आज की वीडियो इतनी तक ही रहेगी। अब मैं इसके ऊपर आपको एक, आज आप लास्ट तक अगर आप रुके हैं तो आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप देख सकते हैं। इसी इतने से डिस्कशन के ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं वो आप ये देखिए। क्वेश्चन आया था 2020 में, जस्ट 4 साल पहले, अभी तक 4 मेंस ही हुए हैं। उसके बाद 2020 में क्वेश्चन आया था, ये देखिए। A rocket starts vertically upwards with speed v naught, then define its speed v at a height h in terms of v naught, h, r and g। अब यही चीज़ हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन सारी इसका जो बेस है, इसका फाउंडेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, आज की वीडियो पे। ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट फायर्ड विद द स्पीड ऑफ 90% ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे क्योंकि हम ग्रेविटेशन की तरफ अभी शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन लॉज और एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का जो है उसको हम अभी वाइंड अप करेंगे एक अगली एक क्लास में, ये वाइंड अप हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के, वो हम देखेंगे। और मैं ये आपको बताना चाहता था, देखिए ये क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का, लेकिन कॉन्सेप्ट पूछा है इसमें रॉकेट मोशन का। ठीक है, तो दिस वाज दी वीडियो। और अब हम इस वीडियो को एंड करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। थैंक यू, बाय बाय।